नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इससे पहले हम देख चुके हैं हमारे भाग नंबर 15 में, इसमें हमने देखा था दहेज प्रथा के बारे में। भाग नंबर 14 में हमने देखा था समाजीकरण के सिद्धांतों से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया था। और आज हम देखेंगे एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है सामाजिक स्तरीकरण। तो सामाजिक स्तरीकरण के 25 प्रश्नों को आज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। ये प्रसिद्ध परिभाषा किस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई है? एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में हमेशा छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं, यहाँ से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन बनते हैं। जितनी छोटी परिभाषा होगी, जितना छोटा स्टेटमेंट होगा एमपीपीएससी की परीक्षा में, उतने ही उसके आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जैसे यूजीसी नेट के पेपर में क्या होता है, बड़े बड़े स्टेटमेंट ज्यादा पूछे जाते हैं, वहीं एमपीपीएससी में छोटा स्टेटमेंट, छोटी परिभाषा ज्यादा पूछी जाती है। तो सामाजिक स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है, यह प्रसिद्ध कथन सबके समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन कीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर अपना लिखना शुरू कीजिए। रविंद्र जी ने आंसर अपना दे भी दिया है, बहुत सही। तो टॉलकट पार्सन, केवी मेयर, पीए सोरोकिन या किंग्सले डेविस? तो भाई बताइए कौन सा आंसर सही है। चलिए, तो रविंद्र जी ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग आंसर कब देंगे अपना? मनोज जी, आपका आंसर गलत है। तेज जी, आपका आंसर भी गलत है। ध्यान से समझिए, सामाजिक स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। ये बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है। तो ये स्टेटमेंट है केवी मेयर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार नहीं है, बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है? तो पहले ध्यान समझा कीजिए कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। देखिए, प्राणी शास्त्रीय आधार और सामाजिक आधार, दो आधार होते हैं। तो प्राणी शास्त्रीय आधार नहीं है लिंग भेद, आयु भेद, प्रजाति या संपत्ति। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। लैंगिक भेदभाव है, लैंगिक स्तर पर विभेदीकरण, आयु के स्तर पर विभेदीकरण, प्रजाति के स्तर पर विभेदीकरण प्राकृतिक होता है, जैविक होता है। लेकिन संपत्ति के स्तर पर जो विभेदीकरण है वो जैविक नहीं है, वो आर्थिक है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सारे वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं पुराने पेपरों में। तो आपको लग रहा होगा इतने सिंपल, इतने सरल क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं। पीवाईक्यू में वो प्रश्न भी हमें करने होंगे जो आ चुके हैं। अब पेपर अगर सरल आया है तो सरल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जाति एक बंद वर्ग है, ये प्रसिद्ध कथन समाजशास्त्र के किस विचारक का है? सी एच कूले, जी एस घुरिये, मजुमदार एंड मदान और एम एन श्रीनिवास। इसका स्टेटमेंट है ये कि जाति एक बंद वर्ग है। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, जाति एक बंद वर्ग है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है, जाति एक बंद समुदाय है। स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जाति एक बंद वर्ग है, किसका स्टेटमेंट है? सी एच कूले, जी एस घुरिये, मजुमदार मदान और एम एन श्रीनिवास। बहुत सही, सभी ने सही आंसर दिया है। आंसर है मजुमदार एंड मदान। अगला क्वेश्चन, लिप्सेट और बेनेडिक्ट द्वारा 1953 में प्रकाशित इस पुस्तक को सामाजिक स्तरीकरण की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है? तो यहाँ पे तीन प्रश्न छुपे हुए हैं प्रश्न के अंदर ही। पहला बात तो ये, लेखक का नाम कौन है, राइटर कौन है, समाजशास्त्री कौन है? लिप्सेट एंड बेनेडिक्ट। दूसरा क्वेश्चन, किताब का नाम के साथ साथ कब प्रकाशित हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और तीसरा प्रश्न, किताब की विषय वस्तु या किताब की विशेषता क्या है, इस सामाजिक स्तरीकरण की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है? तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए कि समाजशास्त्र की सामाजिक स्तरीकरण की प्रथम पाठ्य पुस्तक किसे माना जाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है, जहाँ पर लिप्सेट का या 1953 का नाम उल्लेख ना किया जाए। तो हमेशा प्रश्न सॉल्व करते समय और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। क्लास स्टेटस एंड पावर, कास्ट क्लास एंड पावर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। तो सही आंसर क्या है? क्लास स्टेटस एंड पावर। अगला क्वेश्चन, कोई भी समाज
जहां केवल समानता पाई जाती है वास्तविक रूप से एक कोरी कल्पना है। सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में ये किसका विचार है? बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, हर किताब में आपने ये कथन पढ़ा होगा। तो कोई भी समाज जहाँ समानता पाई जाती हो, अपने आप में भ्रम है, अपने आप में कोरी कल्पना है, किसका स्टेटमेंट है? कार्ल मार्क्स, पीएस ओरोकिन, किंगस्ले डेविस या मेल्विन ट्यूमिन? तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? जल्दी से जल्दी आंसर देना शुरू कीजिए। संजना सलोनी जी, माफ कीजिएगा। सॉरी, मोबाइल थोड़ा सा स्विच ऑफ नहीं हो पाया था। चलिए। बहुत सही, सभी ने सही आंसर दिया है। तो सही आंसर क्या है? रविंद्र कोयल जी, क्या सोच के आंसर लगा रहे हैं? सही आंसर क्या है? पीएस सोरोकिन का। हर किताब में आपको जब भी सामाजिक स्तरीकरण का इंट्रोडक्शन आप पढ़ते हैं, पीएस सोरोकिन का स्टेटमेंट आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। ओटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के कितने प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख किया है? ये तो आपने कई बार पढ़ा है। तो भाई कितने स्वरूप बताए हैं वोटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के? इस पर चर्चा हो रही है। 2, 3, 4 और 6। पीएससी का पैटर्न यही है। पीएससी ऐसा नहीं कि 150 क्वेश्चन आपसे सोशियोलॉजी में पूछती है तो सारे क्वेश्चन कठिन होते हैं। अब बहुत से लोगों को क्या है, यूपीएचआरसी का पेपर हुआ, जीडीसी का पेपर हुआ, तो वो उससे तुलना कर रहे हैं कि एमपीपीएससी का पेपर भी ऐसा आता है। ऐसा नहीं है। हर स्टेट का अपना एक नेचर है। एमपीपीएससी का पेपर का 50% पेपर डेटाबेस होता है। ठीक है, 30 से 40% पेपर ऐसा होता है जो कॉन्सेप्ट पर टिका होता है बस। और 10 से 12%, 15% पेपर ऐसा होता है जो एक प्रकार से बेहुदा होता है। बेहुदा मतलब जो अनावश्यक होता है। कुछ भी ऐसी चीज पूछेंगे जो महत्वपूर्ण होती ही नहीं है। चलिए, तो बात हो रही है वोटोमोर की। तो वोटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के कितने स्वरूप बताए हैं? तो आपने पढ़ा भी होगा। भाई दास प्रथा के रूप में बताया, जागीर प्रथा के रूप में बताया, और जाति प्रथा और वर्ग व्यवस्था। कुल मिलाकर वोटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के कितने स्वरूप बताए हैं? 4 स्वरूप बताए हैं। वो 4 स्वरूप क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। सामाजिक विभेदीकरण एक तटस्थ और स्वतः उत्पन्न होने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब ध्यान समझिएगा, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण दोनों आपको पढ़ा होना जरूरी है। बात हो रही है सामाजिक विभेदीकरण की। तो सामाजिक विभेदीकरण एक तटस्थ और स्वतः उत्पन्न होने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये तो सही बात है। लैंगिक स्तर पर, आयु के स्तर पर, प्रजाति के स्तर पर, देखिए इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये नेचुरल है अपने आप में। जब विभेदीकरण में उच्चता और निम्नता या श्रेष्ठता व हीनता का भाव जुड़ जाता है तो वह सामाजिक स्तरीकरण बन जाता है। ये सही बात है। एक महिला अलग है जैविक स्तर पर और एक पुरुष अलग है जैविक स्तर पर। दोनों का शरीर जैविक स्तर पर अलग अलग है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं, पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष ताकतवर होते हैं, पुरुष बुद्धिमान होते हैं, तो यहाँ पे उच्चता निम्नता की जैसे ही भावना आई, ये क्या बन गया? सामाजिक स्तरीकरण बन गया। क्लियर? तो देखा जाए तो स्टेटमेंट ए तो सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। सार्वभौमिक विभेदीकरण क्या है ये भी सही बात है, और सामाजिक स्तरीकरण वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है ये बात भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, पहले ये बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्योंकि यही रिकॉर्ड हो जाता है बाद में, यही आपके यूट्यूब पर भी जाता है। तो पहली बात तो ये क्लियर कीजिए कि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। कोई भी रुकावट आ रही है? कोई भी अगर रुकावट आती है तो बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कास्ट, क्लास एंड पावर नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने भारतीय समाज के संदर्भ में स्तरीकरण का अध्ययन किया? ध्यान समझिएगा। कास्ट, क्लास एंड पावर। अभी क्लास, स्टेटस एंड पावर की बात हो रही थी। ठीक है, धन्यवाद रविंद्र जी। तो लिपसेट और बेनेडिक्ट की बात हुई, 1953 में किताब आई थी। ठीक है।
अब बात हो रही है कास्ट, क्लास एंड पावर की। तो एम एन श्रीनिवास, आंद्रे पिताई, एस सी दुबे या योगेंद्र सिंह। ठीक है, तो किसका विचार है या किसकी किताब है? तो आपने पढ़ा होगा तमिलनाडु के तंजोर जिले में श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था, और श्रीपुरम गांव का अध्ययन करते हुए ये किताब लिखी, कास्ट, क्लास एंड पावर। किसने लिखी थी? ये किताब लिखी है आंद्रे बिताई ने। इस बार क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आंद्रे बिताई जी का देहांत हुआ है पिछले साल। जहांगीर व्यवस्था मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषता थी। अब ध्यान समझिएगा, जागीर व्यवस्था, वोटोमोर ने बताया ना कि वोटोमोर ने कहा कि भाई समाज में सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप रहे हैं: दास प्रथा, जागीर प्रथा, जाति प्रथा और वर्ग व्यवस्था। बात हो रही है जागीर व्यवस्था की। तो जागीर व्यवस्था मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषता थी, ये तो सही बात है। ये व्यवस्था मुख्य रूप से कानून, प्रथा और भूमि स्वामित्व पर आधारित 3 स्तरों, पादरी, कुलीन और सामान्य जन में बटी हुई थी। ये बात भी सही है। जो पादरी थे वो क्या करते थे? वो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है, जो कुलीन तंत्र है, वो भूमि का स्वामित्व होता था, और जो सामान्य जन है वो हमेशा क्या करता था? टैक्स चुकाता था और मेहनत करता था। तो पुनः जागरण तक ये व्यवस्था चलती रही। जब पुनः जागरण आया, औद्योगिक क्रांति हुई, तब जाके ये व्यवस्था का पतन हुआ था। तो जागीर व्यवस्था की बात भी सही है और कारण भी सही है अपने आप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 10। दास वह व्यक्ति है जिसे कानून और परंपरा दोनों दूसरों की संपत्ति मानते हैं। दास प्रथा को इस रूप में किसने परिभाषित किया है? तो दास वह व्यक्ति है जो कानून की दृष्टि से भी और परंपरा की दृष्टि से भी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति है। यानी जब आप किसी दास को खरीदते हैं, दास प्रथा चलती थी, तो दास को कोई अधिकार नहीं होते थे। उसे जिस प्रकार से जानवरों की खरीद फरोख्त होती है, वैसे ही खरीदा बेचा जाता था, एक संपत्ति की तरह ट्रीट किया जाता था। ये परिभाषा किसकी है? एल टी हॉबहाउस, ओटोमोर, कार्ल मार्क्स या बेबर? ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? के सोलंकी जी, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। दास वह व्यक्ति है जो कानून और परंपरा दोनों की दृष्टि से दूसरे की संपत्ति माना जाता था। दास प्रथा की सबसे सामान्य, सबसे आसान परिभाषा है ये परिभाषा दी है किसने? एल टी हॉबहाउस ने। अगला क्वेश्चन, सोरोकिन के अनुसार जब एक ही परिवार एक ही प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों या पदों में, जैसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, कुछ नीच का संस्करण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो सोरोकिन ने स्तरीकरण के कई आधार बताए हैं, कई प्रकार बताए हैं। उन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार पूछा जा रहा है कि जब व्यक्ति एक ही श्रेणी का होता है, एक ही प्रकार के व्यवसायों में भी क्या होती है? ठीक है, स्तरीकरण होता है। जैसे न्यायालय की व्यवस्था की हम बात करें, तो एक कोर्ट में प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट भी होते हैं, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट भी होते हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी स्तरीकरण है। ये किस प्रकार का स्तरीकरण होगा? अंतर व्यावसायिक स्तरीकरण, अंतः व्यावसायिक स्तरीकरण, मुक्त स्तरीकरण या क्षैतिज गतिशील? बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, और ये प्रश्न रिपीट हो चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। सही आंसर क्या होगा? अंतः व्यावसायिक आपके स्तरीकरण। अगला क्वेश्चन, खुली स्तरीकरण व्यवस्था में व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतियों से अपनी सामाजिक स्थिति बदल सकता है। सही बात है, यहाँ पर भी ओपन स्ट्रेटिफिकेशन होता है, खुली स्तरीकरण होता है। वहां पर व्यक्ति अपनी योग्यता के बेसिस पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी कुशलता पर अपना पद में परिवर्तन ला सकता है। सही बात है। कारण, आधुनिक औद्योगिक समाजों में अर्जित परिस्थिति की तुलना में प्रदत्त परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पे गलती हो। मॉडर्न सोसाइटी में अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कि आपके खानदान वाले क्या थे, आप किस खानदान को बिलोंग करते हैं, आप शहर के हैं कि गांव के हैं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रदत्त परिस्थिति का कोई महत्व नहीं है। आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति का महत्व होता है।
ये ऑप्शन नंबर जो कारण जो है वो गलत है, कथन सही है। यानी ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के त्रि-आयामी मॉडल में किन तत्वों को सम्मिलित किया है? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के त्रि-आयामी मॉडल में किन तत्वों को सम्मिलित किया है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, मैक्स वेबर ने तीन बातों की शामिल किया है इस स्तरीकरण में। धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वर्ग परिस्थिति शक्ति, जाति प्रजाति वर्ग, नातेदारी व्यवसाय धर्म। ठीक, तो थ्री आयाम थ्री डायमेंशन को शामिल किया है कि सामाजिक आधार होते हैं। तीन आधार पर समाज में स्तरीकरण देखा जाता है मैक्स वेबर के अनुसार। तो सही आंसर क्या है? वर्ग परिस्थिति और पावर। इसी कारण से कभी कभी कंफ्यूजन होता है मैक्स वेबर और लिपसेट एंड बेनेडिक्ट के विचारों में। ठीक है, तो वर्ग परिस्थिति और शक्ति को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? क्लास स्टेटस एंड पावर। यही किताब का नाम था, क्लास स्टेटस एंड पावर। किसकी किताब का नाम था? आपने अभी देखा था, लिपसेट और बेनेडिक्ट की किताब का नाम भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने अमेरिकी समाज के स्तरीकरण का अध्ययन करने के लिए रेपुटेशनल अप्रोच यानी ख्याति सूचक उपागम का उपयोग किया और समाज को 6 वर्गों में विभाजित किया? अब कभी कभी ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। पहली बात तो ये कि ख्याति सूचक उपागम किसने दिया है, दूसरा कौन से समाज का अध्ययन करके दिया गया है, और तीसरा ख्याति सूचक उपागम में अमेरिकी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है 3 बार अलग अलग तरीकों से। तो पहली बात तो प्रश्न के अंदर भी और 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? टी राइट मिल्स, ऑस्टिन बेबलेन, लॉयड वार्नर या टॉलकट पार्सन? तो सही आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए सभी ने सही आंसर दिया है। तो सही आंसर क्या है इसका? लॉयड वार्नर ने। ठीक है, तो लॉयड वार्नर ने अमेरिकी समाज का अध्ययन किया और 6 वर्गों में बांटा। तो अपर अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पढ़ाई होगा आपने। मिडिल मिडिल क्लास नहीं होता, बस याद रखिएगा। मिडिल लोअर क्लास, लोअर अपर क्लास, इस प्रकार से 6 वर्गों में बांटा है अमेरिकी समाज को। ठीक है, रेपुटेशनल अप्रोच यानी ख्याति सूचक उपागम में। जब एक वर्ग पूर्णता वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। जाति की ये परिभाषा किस विचारक की है? जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा है और बड़ी फेमस परिभाषा है जाति की। तो कास्ट की ये परिभाषा किस विचारक ने दी है? टी.एच. कूले, हावर्ड डीजले, जे.एच. हटटन या जी.एस. घुरिये? ठीक है, बड़ी सामान्य सी परिभाषा है। जाति एक बंद वर्ग है, मजुमदार मदान की परिभाषा है। ठीक है, जाति एक पूर्णतः अनुवांशिक वर्ग है। ये किसने कहा है? ये कहा है सी.एच. कूले साहब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। डेविस और मूर के अनुसार सामाजिक असमानता अनजाने में विकसित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा समाज ये सुनिश्चित करता है कि सबसे महत्वपूर्ण पदों पर सबसे योग्य व्यक्ति ही आसीन हो। तो सामाजिक स्तरीकरण का जो फंक्शनल अप्रोच है, प्रकारवादी सिद्धांत दिया है, वो किसने दिया? डेविस और मूर ने दिया। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन नाम की किताब लिखी थी, उस किताब में उन्होंने ये विचार प्रकट किया और ये कहा कि समाज में कुछ पद महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ पदों के लिए अधिक कुशलता, अधिक योग्यता की आवश्यकता होती और उसी पर योग्य लोगों को बैठाया जाता है और इसी से समाज में स्तरीकरण पैदा हो जाता है स्वाभाविक तौर पर। यानी कथन तो सही है, कारण समाज में सभी पदों के लिए समान योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया, सभी पदों के लिए। तो क्या सभी पदों के लिए एक समान योग्यता चाहिए? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सभी पदों के लिए एक समान योग्यता अनिवार्य नहीं होती। यानी कुल मिलाकर कारण जो है डेविस और मूर के हिसाब से, ये कारण क्या है? गलत है, लेकिन कथन कथन सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, टी राइट मिल्स ने अमेरिकी समाज में स्तरीकरण के संदर्भ में शक्ति अभिजात की अवधारणा दी।
उनके अनुसार शक्ति अभिजात में कौन कौन से समूह सम्मिलित हैं? तो कौन कौन से 3 समूह सम्मिलित हैं अभिजात वर्ग में? धार्मिक, राजनीतिक और व्यावसायिक अभिजात, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक अभिजात, बौद्धिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक अभिजात, शैक्षणिक, तकनीकी और विधिक अभिजात। तो कौन सा अभिजात वर्ग इसमें शामिल है? सी राइड मिल्स की बड़ा फेमस सिद्धांत है सी राइड मिल्स का, पावर एलिट की अवधारणा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि पावर एलिट की अवधारणा किस। ठीक है, तो बताइए जल्दी से जल्दी। बहुत सही, सभी ने सही आंसर दिया है। सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य इन पदों पर जो लोग बैठे होते हैं यही सबसे बड़े ताकतवर वर्ग होता है, यही एलिट क्लास होता है। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक में विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये सिद्धांत भी आप पढ़ चुके हैं, विलासी वर्ग का सिद्धांत, और ये किताब का नाम भी आपने सुना हुआ है, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। वेबलेन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या पीरे बोर्दियू? तो कोई गलती होनी ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाना शुरू कीजिए। बहुत सही, वेबलेन। इसका मतलब ये नहीं कि हम इतने सरल क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जब पीवाईक्यू करते हैं तो उस टॉपिक से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करने हैं। उसमें कठिन क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें सामान्य प्रश्न। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसने स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए तर्क दिया कि स्तरीकरण अवसरों को सीमित करता है और समाज में संघर्ष को बढ़ाता है। स्तरीकरण अवसरों को सीमित करता है और समाज में संघर्षों को बढ़ाता है। और कौन सा सिद्धांत की आलोचना करी है? प्रकारवादी सिद्धांत की आलोचना करी है। ये प्रकारवादी सिद्धांत किसने दिया था? डेविस और मूर ने दिया था। कौन सी किताब में? सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में। अब यहाँ पर हम जब भी आप पढ़ते हैं डेविस और मूर का बात, जब भी आप प्रकारवादी सिद्धांत पढ़ते हैं, हमेशा आलोचना में एक व्यक्ति का नाम हमेशा आता है। वो कौन है? मेल्विन ट्यूमिन, रॉल्ड डेननहॉफ, लुइस क्रूजर, रैंडल कॉलिंस। समस्या क्या है? अगर थोड़ा सा भी आपने ज्यादा ओवर थिंकिंग कर ली इस क्वेश्चन में, तो आप हमेशा गलत आंसर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जुड़ गया है संघर्ष, और ये तीनों कौन है? ये तीनों ही संघर्षवादी विचारक हैं। तो हम तीनों में से एक का आंसर लगा देंगे, जबकि सही आंसर क्या है? सही आंसर है मेल्विन ट्यूमिन। अगला क्वेश्चन देखिए। बेकाइवर और पेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता नहीं है? ध्यान समझिएगा, नहीं है। परिस्थिति समूहों का संस्तरण, ये तो होता है सामाजिक स्तर। श्रेष्ठहीन स्तरीकरण की पहचान, ये भी होता है। स्तरीकरण में शेषता और हीनता की भावना होती है। संरचना या ढांचे का कुछ हद तक स्थायित्व होना, स्टेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि सामाजिक स्तरीकरण में बदलाव नहीं आते, आते हैं, लेकिन धीमी गति से आते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी होती है। पूर्णता संघर्ष विहीन और समता मूलक समाज, ऐसा नहीं होता। समाज में अगर स्तरीकरण है तो समता कैसे आएगी, समानता कैसे आएगी? अगर समाज में स्तरीकरण है तो पदों के लिए संघर्ष हमेशा होता रहेगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने स्तरीकरण के संदर्भ में सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा प्रतिपादित की, जिसके अनुसार व्यक्ति की सांस्कृतिक योग्यताएं उसकी सामाजिक स्थिति निर्धारित करती हैं? अब यहाँ पे पूरी परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे एक शब्द आ गया, कल्चरल कैपिटल। और जब भी कल्चरल कैपिटल की बात आती है, आंसर आता है पीरे बोर्दियू। ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब देखिए, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों से प्रश्न है, जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पीएससी में ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। कार्ल मार्क्स, डेविस मूर, राइट मिल्स और बेबलेन। जब कार्ल मार्क्स की बात आती है तो हमेशा क्या आता है? आर्थिक निर्धारणवाद, क्योंकि मार्क्स के अनुसार हर चीज के पीछे आर्थिक कारक ही उत्तरदायी होता है। तो ये हो गया हमारा ए का 3। डेविस और मूर की बात आती है तो उन्होंने किताब लिखी सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने प्रकारवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया सामाजिक स्तरीकरण का, यानी बी का 4। राइट मिल्स की बात आती है तो उन्होंने शक्ति अभिजात, पावर एलिट की बात करी है, अभी हमने चर्चा कर भी रहे थे।
और वेवलेंथ की बात आती है तो आंसर क्या आएगा, विलासी वर्ग। ठीक है, यानी 3 4 1 2। तो सही आंसर क्या होगा, 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्ययुगीन यूरोप की जागीर प्रथा के अंतर्गत वैधानिक और पारंपरिक रूप से समाज किन तीन भागों वर्गों में विभाजित था। तो जब भी आप वोटोमोर की विचार पढ़ते हैं, वोटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप बताए हैं। उसमें सेकंड नंबर पे आता है जागीर व्यवस्था। और जागीर व्यवस्था बड़े पैमाने पर यूरोप में प्रचलित रही। यूरोप में लंबे समय तक, लगभग 500 से 600 सालों तक ये जागीर व्यवस्था ही अपने चरम रूप पर रही। इस व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, व्यवस्था में समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। वो 3 वर्ग क्या थे? राजा, सैनिक, दास, पादरी, सरदार, साधारण जनता, पूंजीपति, बरजुआ, सर्वहारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर था ऑप्शन बी। तो यूरोप में जागीर व्यवस्था के समय समाज इन्हीं वर्गों में बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों, उच्चतम और निम्नतम के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, सामाजिक स्तरीकरण कहलाती है। ये परिभाषा किसने दी है? ठीक है, तो सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषाओं से प्रश्न अच्छे से बनते हैं। तो बताइए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों में उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है। यहाँ पे एक शब्द है थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियां। ये कीवर्ड याद रख लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो सदरलैंड और वुडवर्क, टॉलकट पार्सन, ऑर्गमन, निमकॉफ, ये सोरोकिन। तो सही आंसर क्या होगा? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्योंकि इसी मिलती जुलती परिभाषा है दो लोगों की ये। ठीक है, इसी में ऑप्शन में दो लोग ऐसे हैं, दो ग्रुप ऐसे हैं जिनकी ये परिभाषा मिलती जुलती है। मिलती जुलती परिभाषा सोचकर आंसर मत लगाइएगा, याद रखिए। ठीक है, इसी से मिलती जुलती परिभाषा दी है सदरलैंड और वुडवर्क ने भी। और सही आंसर आएगा ऑर्गन और निमकॉफ। कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि इसी से मिलती जुलती परिभाषा है, उचिता निम्नता वाला जो शब्द है उसको सदरलैंड ने भी इस्तेमाल किया, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। जॉर्थ ने सामाजिक विभेदीकरण को कितने प्रमुख आधारों का उल्लेख किया है? ठीक है, तो जॉर्थ ने सामाजिक विभेदीकरण के, सामाजिक स्तरीकरण की बात नहीं हो रही, विभेदीकरण की बात हो रही। और विभेदीकरण के कितने आधार बताए हैं? सामान्यता तो जैविक और सामाजिक आधार होता है, लेकिन जॉर्थ ने कितने आधार पर सामाजिक विभेदीकरण को स्पष्ट किया है? 2 आधारों पर, 3 आधारों पर, 4 आधारों पर या 5 आधारों पर? वो जो भी आधार हैं उसके नाम भी मालूम होने चाहिए, कौन कौन से आधार हैं। अगर 2 आधारों पर किया है तो प्रकार और रुचि के आधार पर, 3 आधारों पर किया है तो संस्कृति, हित और शक्ति के आधार पर, 4 आधारों पर किया है तो प्रकार, संस्कृति, रुचि और क्रम विन्यास के आधार पर, और 5 आधारों पर किया है तो आयु, लिंग, प्रजाति, वर्ग और शिक्षा के आधार पर। तो सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिए, जॉर्थ ने कुल मिलाकर 4 आधारों की बात करी है। और वो 4 आधार क्या है? प्रकार, संस्कृति, रुचि और क्रम विन्यास। इस बेसिस पर सामाजिक स्तरीकरण के आधारों का उल्लेख किया है, सामाजिक विभेदीकरण के आधारों का उल्लेख। द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने योग्यता तंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग्यता तंत्र का सिद्धांत क्या कहता है कि जो कुशल हैं, जो सक्षम हैं, वही योग्य पदों को पाने के लिए योग्य हैं। फिर इसी को योग्यता का या थ्योरी ऑफ मेरिटोक्रेसी कहा जाता है। अब ये थ्योरी ऑफ मेरिटोक्रेसी जो सिद्धांत है या पुस्तक है, ये किसने प्रकाशित की है? माइकल यंग, किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूर या मेल्विन ट्यूमिन? ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है माइकल यंग। अगला क्वेश्चन, स्तरीकरण की व्यवस्था के रूप में दासता को परिभाषित करने वाले 4 मुख्य लक्षणों, औद्योगिक व्यवस्था, संपत्ति का अधिकार, शक्तिहीनता और सामाजिक अलगाव की चर्चा किसने की है? स्तरीकरण की व्यवस्था में दासता को परिभाषित करते हुए 4 लक्षण बताए हैं। औद्योगिक व्यवस्था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, शक्तिहीनता और सामाजिक अलगाव की चर्चा किसने की है?
तो स्तरीकरण की व्यवस्था में 4 बातों पर चर्चा की है किसने, विचारक कौन है? ठीक है, H J लॉस्की, LT हॉबहाउस, TV वॉटोमोर और कार्ल मार्क्स। जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए इसका। ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को पहले सभी लोग। देखिए, हॉबहाउस ने संपत्ति की बात तो की है भाई। एक ऐसा व्यक्ति होता है दास जिस संपत्ति का मतलब संपत्ति की तरह खरीदा बेचा जाता है, लेकिन 4 आधार की बात नहीं करी। बहुत से लोग दास प्रथा में संपत्ति की बात सुनते ही हॉबहाउस को आंसर लगा देते हैं, जबकि सही आंसर क्या है? डीवी वॉटोमोर। लॉर्ड वार्नर ने अपने यांकी सिटी के अध्ययन में अमेरिकी समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? अभी हम चर्चा कर चुके। लॉर्ड वार्नर ने अमेरिकी समाज का अध्ययन किया था, और अमेरिकी समाज में जो अध्ययन है इसे यांकी सिटी अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, तो यांकी सिटी का मतलब न्यूयॉर्क में स्टडी जो की गई है। यहाँ बात होती है कि कौन सी कितने भागों में बांटा है अमेरिकी समाज को। अभी हम चर्चा कर चुके थे इस बात पर। सही आंसर क्या है? 6 वर्गों में बांटा हुआ है लॉर्ड वार्नर ने। उत्तर आधुनिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार वर्तमान समाज में असमानता और स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या बन चुका है? तो स्तरीकरण का वर्तमान आधार की बात हो रही है, लेकिन वर्तमान आधार में भी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी क्या कहती है, यानी जो पोस्ट मॉडर्निटी से जो विचारक हैं उनके अनुसार वर्तमान समाज में सामाजिक स्तरीकरण का और असमानता का आधार क्या बन चुका है? केवल भौतिक उत्पादन के साधन, संस्कृति, मीडिया, उपभोग, प्रतीक और जीवन शैली, विशिष्ट विशुद्ध रूप से धार्मिक कर्मकांड, और केवल सैन्य शक्ति। जब तक आपके सैन्य व्यवस्था लागू थी, जब तक ये राजतंत्र होता था, तब तक तो सैन्य व्यवस्था शक्ति ही सामाजिक स्तरीकरण का आधार होती थी। आपने पढ़ा भी है मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। फिर जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो भाई भौतिक संपत्ति बड़ी महत्वपूर्ण हो गई समाज में स्तरीकरण के आधार के रूप में। लेकिन वर्तमान में आप देखिए, संस्कृति है, मीडिया है, आप क्या कंज्यूम करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, इसके आधार पर समाज में स्तरीकरण देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक विभेदीकरण की विशेषता को सही रूप में दर्शाता है? ठीक है, सामाजिक विभेदीकरण की बात हो रही है, सोशल आपके डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात नहीं हो रही। ये एक सचेत और भेदभावपूर्ण प्रक्रिया है। ये एक तटस्थ अवधारणा है जिसमें उच्चता निम्नता का भाव नहीं होता। ये केवल आधुनिक औद्योगिक समाजों में पाया जाता है। ये पूर्णतः व्यक्तिगत स्तर पर आधारित होता है। सामाजिक विभेदीकरण क्या है? जब भी समाज में हम कहते हैं कि महिला पुरुष, ठीक है, भाई काला गोरा, इस आयु के आधार पर बच्चा बुजुर्ग, ये सब विभेदीकरण है, यानी तटस्थ प्रक्रिया है, जैविक आधार पर निर्मित। लेकिन जैसे ही इसमें ऊंच नीच की भावना आ जाए तो ये स्तरीकरण बन जाती है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि तटस्थ अवधारणा है, ये किसी के साथ भेदभाव करने की बात नहीं करती है, इसमें किसी प्रकार की उचितता का भाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा सामाजिक स्तरीकरण के 30 प्रश्न। वैसे तो थंबनेल में 25 क्वेश्चन लिखे थे, लेकिन 5 क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा मिले थे तो उसको भी शामिल कर लिया था आखिरी में। एनसीईआरटी वो मैंने कहा था 11th और 12th क्लास की, 11th क्लास की एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो संपर्क में रहिएगा, और नोटिफिकेशन जैसे ही आता है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए एप्लीकेशन का। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट हो जाएगा। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत क्वेश्चन भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो इंडियन पीनल कोड आईपीसी से नहीं आएंगे, भारतीय न्याय संहिता से आएंगे। 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी भारतीय न्याय संहिता में दहेज मृत्यु को धारा 80 के अंतर्गत स्थान दिया गया है, जो पूर्ववर्ती आईपीसी धारा 304 बी के समतुल्य है। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। तो आपने अभी तक अगर पुरानी किताबें पढ़ते आ रहे थे, गुप्ता शर्मा या जो भी किताबें थी, उनमें अभी तक आईपीसी चलता था।
लेकिन अब जो किताबें अपडेट होके आई हैं, क्या आपको इस प्रकार के जो टॉपिक है जिसमें भारतीय न्याय संहिता की जानकारी होती है, तो आईपीसी की धाराओं को भूलकर अब भारतीय न्याय संहिता की धारा को आपको पढ़ना होगा। तो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी भारतीय न्याय संहिता में दहेज मृत्यु को धारा 80 के अंतर्गत स्थान दिया गया है, जो पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 304 बी के समतुल्य है। ये तो सही बात है, यानी जो प्रावधान आईपीसी में 304 बी के अंतर्गत था, उसे ही भारतीय न्याय संहिता में धारा 80 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो एक प्रश्न तो हमारा यह भी आ सकता है कि धारा 80 का प्रावधान क्या है। धारा 80 बात करती है दहेज मृत्यु की, ठीक है। दूसरा, इसके अंतर्गत न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, यानी कम से कम 7 वर्ष की सजा, अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है धारा 80 के अंतर्गत। ये भी सही बात है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर।